नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम लोग दो सेगमेंट को लेकर चल रहे थे, वो भी MCQ के संदर्भ में। एक था आपका लेखपाल परीक्षा, दूसरा था आपका कांस्टेबल जो UPP की परीक्षा होने वाली थी, उनके MCQ को सॉल्व कर रहे थे। MCQ का सेशन क्योंकि अब एग्जाम हो चुका है तो पूरा हो चुका है, कंडक्ट हो चुका है जितना भी होना था उसमें। अब हम लोग जो आज आगे स्टार्ट करने वाले हैं, इसके अंतर्गत मैंने विचार किया कि आपके लिए भी फिर आवश्यक क्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी हम लोगों के लिए जो सबसे जरूरी पार्ट हो जाता है, ये हो जाता है GS का। क्यों? क्योंकि GS अभी पूरा एक बार भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं ये विचार कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए जैसे कि पूरा GS सेगमेंट को एक बार कंप्लीट करा दिया जाए, पूरा कंप्लीट चीज, जिसमें आपकी पॉलिटी भी शामिल हो जाएगी, ज्योग्राफी भी शामिल हो जाएगी और आपकी इतिहास भी शामिल हो जाएगी। इतिहास के साथ में आपकी इकोनॉमिक्स भी शामिल रहेगी, साइंस भी शामिल रहेगी, एनवायरनमेंट भी शामिल रहेगी। ये जितने भी सेगमेंट है, ये सारे सेगमेंट आपके इसमें कंप्लीट रहेंगे। जितने भी सेगमेंट है, एक एक सेगमेंट को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने का विचार बना रहे हैं। अब ये कैसे कंप्लीट होगा? तो बेटा देखिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि क्योंकि इसको लाइव पूरा सेशन को तो नहीं करवाया जा सकता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके आपको कुछ वीडियो सेशन मिलेंगे और कुछ लाइव सेशन आपके मिलेंगे। वीडियो क्या है? वीडियो किसी भी समय हम आपको रिकॉर्डेड करके दे सकते हैं। लाइव सेशन आपके शाम को ही रहेंगे। तो इसी की शुरुआत करेंगे। इसमें बस एक चीज आपको ये याद रखना है, सब्जेक्ट सारे कवर होंगे और सब्जेक्ट सारे कवर करने के संदर्भ में जो आज हम पहला अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी है, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। इसमें हम 0 से लेकर जो 100 तक का सफर है, उस पूरे सफर को देखेंगे, जिसमें हम लोग पूरे संविधान को समझेंगे, संसद क्या है उसे समझेंगे, राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, न्यायपालिका के बारे में जानेंगे, संघवाद, आपातकाल, इन सभी चीजों के बारे में आखिर समझेंगे कि कैसे प्रश्न हमारे लिए ये पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये वीडियो के फॉर्मेट में आपको मिलते रहेंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज का हमारा सेक्शन है भारतीय राज्य व्यवस्था। अब भारतीय राज्य व्यवस्था आखिर हमारे लिए जरूरी क्यों है? तो बेटा, चाहे ये परीक्षा आप IAS की दे रहे हो, IAS के अंतर्गत आपके प्रीलिम्स की जो पेपर होता है, उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है, इसके अंतर्गत आपकी कई सारी परीक्षाएं जो है आयोजित की जाती हैं, जिसके अंतर्गत भी आपके UPPCS मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। इसमें हो गया ROARO हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO भी हो गया, और वनडे की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, इन सभी परीक्षाओं की अगर बात करते हैं तो कम से कम आपका 10 से 15 क्वेश्चन इसमें आना अनिवार्य होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इससे प्रश्न आपके पूछे ही जाएंगे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि इन सभी सेगमेंट को हम कवर करें। इसीलिए हम भारतीय राज्य व्यवस्था को जो स्टार्ट करेंगे, ये पूरी 0 से लेकर 100 तक, मतलब एक बेसिक बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट से उठाएंगे और उसे उस ऊंचाइयों तक ले जाएंगे कि अगर आप IAS का प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी आपका पूरा कवर हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम ये बात कर लेंगे कि आखिर किन किन टॉपिक्स पे बात करने हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे और किस क्रम में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा है राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता। बिल्कुल सिंपल और बहुत साधारण टॉपिक है। जैसे कि राज्य की बात करता है तो ये फिर राज्य होता क्या है? पहला प्रश्न यही मन में आता है, क्या होता है राज्य? अगर हम कहें, जैसे आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश या फिर आपने सुना होगा मध्य प्रदेश, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग राज्य के अंतर्गत जानते हैं। ठीक, वहीं पे मैं अन्य दो चीजों को यहाँ पे डालना चाहूंगा। एक कौन सा? एक आपका भूटान हो जाता है, दूसरा आपका नेपाल हो जाता है, और तीसरा आपका हो जाता है कौन सा देश? तो आपका भारत। ठीक, इन्हें हम सामान्यतः किस रूप में जानते हैं? इन्हें हम सामान्यतः देश के रूप में जानते हैं कि ये देश होते हैं या कंट्री होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दो प्रश्न आते हैं। जैसे राज्य के संदर्भ में जब हम पढ़ेंगे तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य, फिर ये आखिर देश है तो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या मान्यता इसकी होती है। जब हम लोग राजनीतिक व्यवस्था पढ़ते हैं तो उसमें देश जैसे किसी भी कॉन्सेप्ट का उल्लेख नहीं मिलता है। जब देश का कॉन्सेप्ट का उल्लेख नहीं मिलता है तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि बेटा ये क्या होते हैं? ये सभी राज्य होते हैं। अगर ये सभी राज्य हैं तो फिर ये क्या है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सिर्फ प्रशासनिक ढांचा के तौर पे बांटा गया है कि पूरा प्रशासन जो है एक आसान तरीके से संचालित हो सके। प्रशासनिक जो सहूलियत होती है उसके आधार पर इसे बांटा गया है। अब आखिर इसका डिवीजन कैसे होता है?
तो इसका डिवीजन जो राज्य के प्रमुख तत्व होते हैं उन तत्वों के आधार पे होता है। जैसे कि 4 प्रमुख तत्व होते हैं। कितने तत्व बेटा हो गए? 4 प्रमुख तत्व हो गए। तो इन 4 तत्वों में कौन कौन से तत्व आ जाते हैं? पहला आपका जो तत्व होता है ये आपका हो जाता है भूभाग बेटा। ठीक, ये क्या है? भूभाग हो जाता है। लैंड होना चाहिए, एक स्पेसिफाई एरिया होना चाहिए, तभी तो आप उसमें रह सकते हैं। दूसरा क्या है? इस भूभाग पर रहने के लिए बेटा जनसंख्या तो होनी चाहिए, कि सिर्फ भूभाग लेकर ही आप रहेंगे। अगर जनसंख्या नहीं है तो फिर उससे क्या लेना देना है? ठीक, तो दूसरा आपका जनसंख्या हो जाता है। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा क्या होता है? तीसरी आपकी गवर्नमेंट होती है। यहाँ पे शासन सत्ता या सारी व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए सरकार होनी चाहिए। ठीक बेटा, अब देखिए ये तीनों जो पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट आपके यहाँ पे भी कवर होते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड हो गया, मध्य राजस्थान हो गए, जितने भी आपके राज्य हैं जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, उन सभी ये तीनों चीजें कवर होती है। लेकिन जो चौथा पॉइंट है वो यहाँ पे कवर नहीं होता। क्यों? चौथा ऐसे कौन सी बात है? ये बेटा आपकी होती है संप्रभुता। क्या हो गया? संप्रभुता होती है। आखिर संप्रभुता से ही चीजें आगे बढ़ती हैं और संप्रभुता से ही चीजें होती हैं। ठीक बेटा, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं भूटान, इसके पास भी संप्रभुता। आखिर संप्रभुता है क्या? इसमें होता है किसी दूसरे देश के अधीन न रहना, मतलब अपने निर्णयों को स्वयं वह व्यक्ति कर सकता है, ये संप्रभुता होती है। तो ये संप्रभुता आपके नेपाल, भूटान के पास भी है, नेपाल के पास भी है, और आपके जो भारत है, भारत के पास भी आपका ये यहाँ पे होता है। ठीक बेटा, ये एक चीज यहाँ पे खास होगी, ये भारत के पास होगी। अब इसी के साथ में अगर हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं कि आखिर ये राजनीतिक जो व्यवस्था है, इस राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, तो देखिए बेटा, अब पहली चीज तो यही आ जाता है कि बेटा ये राजनीतिक व्यवस्था क्या है? राजनीतिक व्यवस्था होता है प्रशासन चलाने का तरीका, ढंग, या कौन सी स्ट्रक्चर से उसे संचालित किया जा सकता है। अगर पहले की बात करते हैं तो पहले सिंपल सी एक ही व्यवस्था मौजूद थी, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे राजतंत्र कहा जाता था। इसमें प्रमुख भूमिका किसकी हुआ करती थी? तो राजा की हुआ करती थी। इसके बाद कुछ जगहों पे क्या चीज मिलती है? कुछ जगहों पे डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही मिलती है। यहाँ पे जबरदस्ती एक ही व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण शासन, वो भी जबरदस्ती तरीके से चलाया जाता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका अल्पतंत्र होता है। ठीक, एक बहुतंत्र भी होता है, और लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये होता है आपका लोकतंत्र। ठीक, और लोकतंत्र क्योंकि वर्तमान समय में प्रचलित है पूरे विश्व में, तो इसीलिए लोकतंत्र को ही हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, लोकतंत्र में भी कई रूप होते हैं, संसदीय व्यवस्था होती है, राष्ट्रपति व्यवस्था होती है, वो सब हम आगे के चरणों में देखेंगे कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू होती है। तो बेटा ये पहला हमारा अध्याय रहेगा। पहले अध्याय में इतनी सारी चीजों को हमें पढ़ना है, और डिटेल से जानेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं, क्या है, कैसे है, उन सभी चीजों को यहाँ पे हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक आपका हो जाता है भारत के संवैधानिक विकास। अगर इसे और स्पष्ट करें तो सिंपल सा कहते हैं संविधान का विकास। किसका विकास बेटा? तो संविधान का विकास। आखिर विकास किस क्रम में हुआ बेटा? यही चीज यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। जैसे कि हम अपने देश की बात करते हैं तो अपने देश में जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पे शासन सत्ता को संभाला जाता है, इसके बाद ही यहाँ पे संविधान या नीतियों के निर्माण की बात आती है। क्यों? इसके पहले ऐसी कोई भी नीति, ऐसा नहीं होता था कि किसी एक स्पेसिफाई संविधान को बनाया गया हो शासन सत्ता को संचालित करने के लिए। तो सिंपल सा इसे आपको याद रखना है कि शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से होती है। और ये कंपनी कब बनाई जाती है? ये कंपनी बेटा बनती है 21 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ के जो है आदेशानुसार। ठीक, इसके बाद क्या होता है? इस जो अधिकार पत्र है, इस अधिकार पत्र को लेकर कौन आता है? यहाँ पे आपको एक नाम याद रखना है। नाम बेटा क्या है? कैप्टन हॉकिंस। कौन? कैप्टन हॉकिंस। ये 1608 ईस्वी में आपके भारत आते हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है भारत में जो है ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन यहाँ पे ये क्या करते हैं? यहाँ पे लगभग 150 वर्षों तक का ये सिर्फ क्या करते हैं? ये सिर्फ 150 वर्षों तक का यहाँ पे व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं, हल्का फुल्का हस्तक्षेप इनका रहता है राजनीति में, लेकिन बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं रहता है। लेकिन हस्तक्षेप की जो शुरुआत होती है जब पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आता है वहां से। और ये रेगुलेटिंग एक्ट जब कंपनी के शासन की हम बात करते हैं, इसी पे हम लोग यहाँ पे कंपनी का शासन कहते हैं। दो रूपों में बांटते हैं इसे, कंपनी का शासन, और दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा आपका हो जाता है ताज का शासन। ताज का
शासन। ताज का अर्थ होता है क्राउन, अर्थात जो वहाँ की महारानी होती हैं, महारानी के अंतर्गत जब शासन चलता है उसको यहाँ पे कहा जाता है। अब कंपनी के अधीन शासन की अगर हम बात की तो यहाँ पे आपको ये स्टार्ट हो जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। यहाँ से हमें पढ़ना है और इसमें आपको कहाँ तक जाना है, 1858, जो 1857 की पहली अपनी स्वतंत्रता क्रांति होती है, उसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन चला जाता है वहां तक का बात करना है। इसके बाद हम लोग ताज के अधीन शासन को देखेंगे। ताज के अधीन शासन आपका 1858 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, ये 1946 तक का आपका पूरा शासन व्यवस्था यहाँ तक चलती है। ठीक, तो ये आपको यहाँ तक याद रखना, 1947 तक का पूरी व्यवस्था यहाँ पे चलती है। ठीक, जब तक कि देश स्वतंत्र नहीं हो जाता है। जब देश स्वतंत्र हो जाता है, देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद में यहाँ से चीजें बदल जाती हैं। हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा खंड होगा, अगले खंड में हम देखेंगे कि संविधान बना तो बना कैसे, किस पृष्ठभूमि पे बना, कितने लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई, कैसे बना, ठीक, इसके रिकमेंडेशन किसने दिया, इन सब चीजों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बात करते हैं इसकी शुरुआत किसके द्वारा होती है, तो यहाँ पे एक मिशन आता है जिसे कैबिनेट योजना या कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। उसके रिकमेंडेशन के बाद में ही संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन ने क्या किया, कहा बेटा यहाँ पे आपका संविधान निर्माण करने के लिए एक सभा का निर्माण किया जाए और इस सभा में कितने सदस्य होने चाहिए, 389 सदस्य पूरे बनाए गए। क्यों, क्योंकि जब इस संविधान सभा का गठन करने की बात कही गई थी, ये डेट थी आपकी 19 फरवरी 1946। उस तिथि को फिलहाल भारत और पाकिस्तान दोनों एक में मर्ज हुआ करते थे, अलग देश नहीं थे, तो इसीलिए 389 सदस्य पूरे यहाँ पे रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान अलग देश बन जाता है, तो आप उसके सदस्य भी उसके साथ में संविधान सभा से अलग होकर पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होती है वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं और भारत के लिए 299 सदस्य ही बचते हैं। ठीक, तो बेटा इस चीज को हम देखेंगे कि कैसे संविधान को पूरी तरह से बनाया गया। इसके बाद संविधान जो लागू किया गया, ये लागू कब किया गया, ये बेटा आपका 24 जनवरी, ठीक, कब लागू करने की बात की गई, 24 जनवरी, ठीक, 1950 को इसकी अंतिम बैठक की गई। जो संविधान सभा है इसकी अंतिम बैठक आपकी इस डेट को कर दी गई और यहीं पे निर्णय लिया गया कि अब हम क्या करेंगे, 2 दिन बाद 26 जनवरी को पूरी तरह से संविधान को लागू कर देंगे। लेकिन इसे आत्मर्पित या संविधान सभा ने स्वीकार कब कर लिया, कहें कि एक तरह से स्वीकार कब कर लिया गया, तो स्वीकार करने के संदर्भ में याद रखना है आपको कि इसे 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार कर लिया गया था, आत्मर्पित कर लिया गया था। तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद बेटा रखना है ना। अब चलते हैं हम लोग अगले सेशन पे। अगला मतलब देखते हैं टॉपिक कौन सा है। तो इसमें हम लोगों को अगला टॉपिक जो है, इसमें संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में कुछ सकारात्मक भी हैं, दोनों होती हैं। हमेशा आपको इस चीज को याद रखना कि पॉजिटिव भी होंगी और कुछ आपके नकारात्मक भी होंगी। तो इन दोनों चीजों को हम यहाँ पे चीजों को देखने वाले हैं कि सकारात्मक कौन से गुण होते हैं और नकारात्मक गुण कौन से होते हैं। जैसे कि सबसे लंबे की अगर बात करते हैं तो ये आपका सकारात्मक गुण में आ जाएगा, और अगर कहें उधार का संविधान तो उधार का संविधान आपका किस में आ जाएगा, नकारात्मक विशेषता में आ जाएगा। जैसे गांधीवादी विचारधारा से अपना संविधान कहीं दूर है तो कहीं पे पास है, तो इसको मिक्स रूप में रखा जाता है, लेकिन इसे भी नकारात्मक श्रेणी का हम उल्लेख करते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे हमें पढ़ना है। इसके बाद जो है हम अगला जो हमारा सेगमेंट रहेगा, ये भारतीय संविधान के स्रोत देखने हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से विदेशी स्रोत हैं, किस देश से हमने क्या अपनाया। क्यों, क्योंकि जो BN राव जी ने थे, इन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके जो प्रथम प्रारूप था, फर्स्ट प्रारूप की अगर बात करते हैं, इसे रेडी किया था। फर्स्ट प्रारूप को रेडी किया था कितने देशों के, आपके 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद में। ठीक, इस चीज को देखेंगे, स्रोत कौन कौन से, भाग कितने थे जब हमारा संविधान बना है और वर्तमान समय में भाग कितने हैं, उस चीज को देखेंगे। अनुसूचियां भी देखेंगे कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, और वहीं पे जब मूल संविधान आपका बना था तब कितनी अनुसूचियां थी, दोनों चीजों को देखेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों की भी बात करेंगे, और ये देखेंगे कि आखिर कौन कौन से हमारे अनुच्छेद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये अगर बात करें इस समय वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 पढ़ने के दृष्टिकोण से, और वहीं पे जो गणना की दृष्टि से तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या है लगभग 460 के आसपास
पहुंच चुकी है। ठीक, तो इन सब चीजों को हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, बारीकी से देखेंगे। ठीक, इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो हम लोगों का अगला सेगमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी प्रेम्बल, कि आखिर संविधान की जो उद्देशिका है, वो उद्देशिका या जो प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना आखिर क्या है, इसे कौन लेके आया, तो इसे आपकी जवाहरलाल नेहरू के जी के द्वारा लाया गया। कब लाया गया, ये 22 जनवरी 1946 को जो है प्रस्तुत किया गया। ठीक, अब देखिए ये इस डेट को अपना लिया गया, लेकिन अगर कहें कभी आपसे पूछ ले कि नेहरू जी द्वारा इसे प्रस्तुत कब किया गया, दो चीजें आती हैं। ठीक, एक आ जाता है प्रस्तुत कब किया गया, एक आ जाता है अपनाया। तो इसे आप डेट को किस रूप में याद रखिएगा, इसे अपनाया गया था। ठीक, और प्रस्तुत करने की अगर डेट पूछता है तो ये आपकी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक बेटा, 13 दिसंबर 1946 को इसे क्या किया गया, इसे अपना लिया गया। और 22 जनवरी 1947, सॉरी यहाँ पे मैंने 46 लिख दिया है, 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया गया। ठीक, तो इस तरह से इसे भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। हाँ, इसमें एक चीज और है कि कभी कभी पूछ लेता है संशोधन कब किया गया, तो जो आपका पहला संविधान संशोधन है, ठीक, उसके इसमें आपका 42वां याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहली बार इसमें संशोधित किया गया। वो भी संशोधित करके क्या किया गया, इसमें 3 शब्दों को अलग से जोड़ा गया था। ठीक, ये कब होता है, ये 1976 में होता है। ठीक, और उस समय आपातकाल चल रहा था। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इन 3 शब्दों को इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक, ये एक चीज यहाँ पे हो गई। प्रस्तावना के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद का जो हमारा सेगमेंट होगा, ये होगा संघ का, कि भारत का संघ कैसा है एवं उसके राज्य क्षेत्र जो हैं, उसके राज्य क्षेत्र कैसे हैं, किस तरह से हमारा शासन सत्ता संभलता है, उसे हम देखेंगे। ठीक, इसी में हम ये भी देखेंगे कि जो भारत देश का नाम है, ये इंडिया है। ठीक, तो इंडिया या भारत दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं, तो इस चीज को यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगले चैप्टर पे जब हम चलते हैं तो इसमें नागरिकता के संदर्भ में, नागरिकता के संदर्भ में आप एक चीज याद रखिएगा कि आखिर कभी भी प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि नागरिकता क्या है, तो नागरिकता जो है सामाजिक और जो आपका राजनैतिक अनुबंध होता है, इस अनुबंध को हम क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। ठीक, उसी अनुबंध पत्र को जो मानव के साथ किया जाता है, ठीक, मनुष्यों के मध्य होता है कि राजनीतिक पहचान भी मिले और सामाजिक जो है मान्यता भी मिले। दोनों चीजें जब स्वीकार होती हैं तब इसमें विशिष्ट भौगोलिक व राजनीतिक पहचान के रूप में हम इसे जानते हैं। ठीक, अगर कोई साधारण शब्दों में कहे कि आखिर भाई नागरिकता क्या है, तो उसमें क्या बताएंगे बेटा, उसमें सिंपल सा कहना है कि ये विशिष्ट भौगोलिक एवं राजनीतिक पहचान है। बस 3 शब्दों में आपका ये पूरा फिनिश हो जाती है नागरिकता। ठीक, इसमें भी हम विस्तार से देखेंगे कि आखिर नागरिकता अधिकार अधिनियम संशोधन जो था 1955, उसमें क्या था, उसके तहत किस किस प्रकार से नागरिकता दी जाती है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता नागरिकता लेता है तो उसे नागरिकता कैसे दी जाएगी, भारत का कोई व्यक्ति नागरिकता छोड़ देता है तो पुनः प्राप्त करना चाहता है तो उसे नागरिकता कैसे दी जाएगी, इन सब चीजों को हम लोग इसमें विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक, अगले चैप्टर पे चलते हैं तो इसमें आपका मूल अधिकार आ जाएगा। मूल अधिकार के संदर्भ में सभी को लोगों को पता है कि ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपके यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिए गए, जो वहाँ के पहले संविधान संशोधन से वहाँ पे शामिल किया गया था। इसमें टोटल बात करते हैं तो 6 प्रकार के आपके क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। अब 6 प्रकार में कौन कौन से अधिकार होते हैं, सामान्य तौर पे अगर देखें तो पहली तो आपकी समानता हो जाती है कि समानता सभी के मध्य होनी चाहिए। दूसरी, स्वतंत्रता दे दी जाती है, कहा गया है कि बेटा आप स्वतंत्र हो गए हैं। तीसरा क्या दिया जाता है, आपका शोषण के विरुद्ध है कि शोषण कोई आप करना कर पाए। इसके अलावा क्या किया जाता है, इसके अलावा अब आपको धर्म की स्वतंत्रता दे दी जाती है। इसके अलावा आपका संस्कृति की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक, संस्कृति की सुरक्षा। इसके अलावा आपका कौन अगला आ जाता है, ये आपका संवैधानिक उपचार होता है। इसमें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, संवैधानिक उपचार। क्यों, क्योंकि इसी से आपके मूल अधिकार सुरक्षित रहते हैं। तो ये टोटल आपके 6 प्रकार के अधिकार यहाँ पे दिए जाते हैं। कितने, 6 प्रकार के अधिकार। एक 7वां जो आपका संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वां जो संविधान संशोधन किया जाता है 1978 में, उसको उठाकर कहाँ पर रख दिया गया, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। 7वां आपका क्या था, संपत्ति के बारे में था। ये आर्टिकल 1931 में उल्लेख था। इसे क्या किया गया, इसे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से
क्या किया गया, एक नया आर्टिकल बनाया गया 300 का 300A, और इसी में इसे जो है एक संवैधानिक अधिकार के तौर पे, कानूनी अधिकार के तौर पे आपको दे दिया गया। ठीक, इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। अब इसी के संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक हो जाता है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये आपके व्यक्तियों को मिले हुए अधिकार थे, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आपके जो है किसको दिए जाते हैं, राज्य को दिए जाते हैं, कि राज्य इनके हिसाब से काम कर सके। ये निर्देश है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ठीक, इंग्लिश में इसे डायरेक्टिव ही कहा जाता है, कि निर्देश दे रहे हैं कि सरकार जो गवर्नमेंट गठित होगी वो इन तरीकों से काम करेगी। ये कहाँ से शामिल हैं, तो बेटा ये आपके पहली चीज तो आयरलैंड से शामिल है, इस चीज को याद रखना है, आयरलैंड से लिए गए हैं। और यहाँ पे क्या है, एक चीज और खास है यहाँ पे कि इसे परिवर्तनीय, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, क्या मतलब, इसे वाद योग्य नहीं माना जाता है, वाद योग्य नहीं है। ठीक, ये एक चीज यहाँ पे खास हो जाती है। वहीं पे हमने जो संवैधानिक अधिकार का देखा लास्ट वाली क्लास में भी, यहाँ पे क्या है, इसे ही वाद योग्य कहा जाता है। आपके मूल अधिकार कैसे हो गए, मूल अधिकार आपके वाद योग्य हैं, और जो आपके नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व आपके वाद योग्य नहीं है, मतलब इसे न्यायालय से परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। सरकार की इच्छा होगी तो लागू करेगा, सरकार की इच्छा नहीं होगी तो नहीं लागू करेगा। बस इतनी सारी चीज आपको इस खंड में याद है। इसके बाद अगला आपका आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, इसे आपको मूल कर्तव्य के अंतर्गत पढ़ना है। मूल कर्तव्य क्या है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से लाया गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से शामिल किया गया। इसमें एक समिति का नाम याद रखना है, उस समिति का नाम है आपका स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उनके रिकमेंडेशन के आधार पर इसमें सम्मिलित किया गया। इसके लिए एक नया जो है भाग जोड़ा गया। भाग कौन सा था, 4 का जोड़ा गया, और आर्टिकल एक नया जोड़ा गया जो 51 का आर्टिकल था। ठीक, इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। इसमें पहले क्या थे, पहले 10 ही अधिकार थे, बाद में एक और जोड़ दिया गया 86 से। ठीक, 86 से शिक्षा वाला जोड़ दिया गया, तो टोटल आपके जो अधिकार हो जाते हैं 11 हो जाते हैं। ये 66 है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ठीक, ये कब किया जाता है, ये 2002 में किया जाता है। क्लियर बेटा, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। अब इसके बाद बेटा, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका सबसे बड़ा और सबसे विस्तार से पढ़ने वाला और सबसे आराम से पढ़ने वाला टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं। कौन सा क्वेश्चन कितने छोटे से पॉइंट से उठा के पूछेगा ये आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए इसे हम बहुत आराम से पढ़ते हैं। इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहली चीज तो इसमें यही पढ़ना है कि जो आपके राष्ट्रपति महोदय साहब हैं उनके बारे में पढ़ना है। दूसरा किसको पढ़ना, दूसरा उपराष्ट्रपति साहब को पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट साहब को पढ़ना है। ठीक, तीसरा किसे पढ़ना है, तीसरा आपके जो पीएम साहब हैं, पीएम साहब इनको पढ़ना है। चौथा आपको किसे पढ़ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक, जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, इसे हमें पढ़ना है। ठीक, ये सब चीजें क्या है, ये संघीय कार्यपालिका है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कार्यपालिका कौन है, मतलब कार्यों को संचालित करने वाली जो संस्थान है उसके बारे में यहाँ पे हमें इतने लोगों को पढ़ना है। वही चीज यहाँ राज्य के संदर्भ में है। राज्य के संदर्भ में आगे हम देखेंगे, तो राज्य के संदर्भ में भी हम चीजों को यहीं पे देख लेंगे। उसमें किसको किसको पढ़ेंगे, तो इसमें आपके पहले स्तर पे कौन हो जाता है, राज्यपाल हो जाते हैं। इसके बाद कौन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उपराज्यपाल का जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरे नंबर पे आपके यहाँ पे जो सीएम साहब होते हैं, सीएम मतलब मुख्यमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे। ठीक, मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे। इतनी सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके साथ में जब हम आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे संघीय विधानमंडल को पढ़ेंगे। संघीय विधानमंडल का अर्थ क्या है, विधि बनाने वाली संस्था, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम संसद के रूप में जानते हैं। पूरी संसद को हमें पढ़ना है। राज्य की अगर बात करेंगे तो राज्य में आप किससे पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग विधान मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आपका विधानमंडल है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और केंद्र में आपका संसद के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें किसको किसको देखेंगे, तो इसमें आपके पहले स्थान पे तो राष्ट्रपति महोदय ही हैं, उन्हें कभी भी संसद से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा आपका कौन सा हो जाता है, दूसरा आपका राज्यसभा हो जाती है।
ठीक, दूसरा आपकी राज्यसभा हो गई, तीसरा आपका कौन सा हो जाता है, ये आपकी लोकसभा हो जाती है, जिसे निचला सदन भी कहा जाता है। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। इसी में हम लोग धन विधेयक भी देखेंगे कि धन विधेयक क्या होते हैं, इसके अलावा संसदीय समितियां क्या होती हैं, संसद की कार्यप्रणाली क्या होती है, उन सब चीजों को भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। अगला संदर्भ क्या है, अगला राज्य की कार्यपालिका। हमने पहले ही बताया, राज्य की कार्यपालिका में आपका सबसे ऊपर कौन होता है, मुख्यमंत्री साहब होते हैं, मुख्यमंत्री जी हो गए आपके। ठीक, इसके बाद आपके कौन से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई, मंत्रिपरिषद हो गई, मंत्रिपरिषद हो गई। ठीक, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और राज्यपाल जी हो गए, ठीक, राज्यपाल हो गए। तो इतनी सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब जैसे बात करते हैं, यहाँ पे न्यायपालिका अगला खंड आ जाता है। ये पिछले वाली स्लाइड का यहाँ पे लिख गया है। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं। यहाँ पे हट नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग न्यायपालिका के संदर्भ में चलते हैं। राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई, मंत्रिपरिषद हो गई। ठीक, ये इतनी चीजें यहाँ पे हो गई। अब हम न्यायपालिका के संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक, अब न्यायपालिका के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका पूरा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें हम उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि अनुच्छेद संख्या 124 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, 147 तक का जाता है, जिसमें पूरी उच्चतम न्यायालय शामिल हो जाती है। इसी के खंड न्यायालय के अंतर्गत ही हम आपकी हाई कोर्ट भी पढ़ेंगे, जिसे उच्च न्यायालय को बोला जाता है। ये भाग 6 के अंतर्गत आता है और ये राज्यों के लिए होता है। इसी के अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, अपने स्थानीय जो न्यायालय होते हैं, उन स्थानीय न्यायालयों को भी पढ़ेंगे। इसी में लोक अदालत को भी पढ़ेंगे। जो भी चीजें होती हैं उनको हम इसी खंड में, न्यायालय के संदर्भ में, इसी खंड में हम पूरा कवर करेंगे। ये यहाँ पे आपके लिए खास हो जाता है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो और आगे के संदर्भ में हम एक चीज देखेंगे, केंद्र राज्य संबंध आखिर क्या है। ठीक, जिसमें मुख्यतः आप जानते ही हैं, एक प्रकार से आपके विधायी संबंध होते हैं। ठीक, इसके अलावा आपके प्रशासनिक संबंध होते हैं। कैसे संबंध, प्रशासनिक संबंध हो गए। इसके अलावा आपके वित्तीय संबंध होते हैं। ठीक, और ये किसके किसके मध्य हो गए, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य में ये संबंध स्थापित होते हैं। तो इसलिए इस चीज को भी यहाँ पे हमें अच्छे से देख लेना है। ठीक, ये चीज यहाँ पे हो गई। इसके अलावा जो अंतरराज्यीय विवाद होते हैं, उन विवादों को भी देखेंगे यहाँ पे। ठीक, जितने भी प्रकार के विवाद होंगे, उन विवादों को कैसे हल किया जाना है, उन सब चीजों को यहाँ पे भी समझेंगे। नदी जल विवाद होते हैं तो कैसे ट्रीट किया जाता है, ये चीज यहाँ पे होगी। अगले चैप्टर पे चलेंगे तो अगले चैप्टर में क्या देखेंगे, हम संवैधानिक निकाय देखेंगे। अब संवैधानिक निकाय के अंतर्गत जितने भी संवैधानिक निकाय, चाहे वो वित्त आयोग हो, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, महान्यायवादी हो, महाधिवक्ता हो, निर्वाचन आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो, ओबीसी एससी एसटी आयोग हो। ठीक, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद और आगे चलेंगे तो संविधानोत्तर निकाय, या इन्हें हम जो गैर संवैधानिक निकाय होते हैं उनको कहते हैं। इनका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं पाया जाता है, जैसे कि नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, केंद्रीय राज्य सूचना आयोग हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, लोकपाल एवं लोकायुक्त हो गया, राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो हो गया, ठीक, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो गया। इन सब चीजों को हम लोग इस 18वें चैप्टर के अंतर्गत देखने वाले हैं। ठीक, इसके बाद हम किसे पढ़ेंगे, इसके बाद हम अपनी राजभाषा को पढ़ेंगे। राजभाषा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारी राजभाषा क्या है, इसमें आप सभी को पता है कि हिंदी है हमारी राष्ट्र कोई भाषा नहीं है, लेकिन राज्य की भाषा है। राज्य कामकाज की भाषा कहा जाता है, तो कामकाज करने के लिए हिंदी को ऑफिशियल भाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया है। उनके बारे में क्या क्लॉज दिए गए हैं, उन चीजों को भी हम लोग यहाँ अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध है
उन चीजों को भी हम देखेंगे, उनको भी डिटेल से पढ़ेंगे, आखिर कि कौन कौन से वर्ग हैं, उनके लिए क्या क्या विशेष उपबंध हैं। इसके अलावा अब आगे चलेंगे तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपने स्थानीय प्रशासन के बारे में। इसमें हम 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके अलावा कौन सी आवश्यक समितियां थी, उन समितियों के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि वो भी यहाँ पे सम्मिलित हो जाता है। ठीक, ये यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा केंद्र के जो प्रशासन है, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय प्रशासन हमने देख लिया, अब हम केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनका प्रशासन कैसे होता है, जो राज्यपाल है प्रशासक के तौर पे संभालता है राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए, उस चीज को यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, उन अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को भी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है आपात उपबंध। आपात उपबंध के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से आपात उपबंध हैं, उनका प्रयोग भारत का राष्ट्रपति कैसे करता है, किन किन कंडीशंस में उनका प्रयोग किया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम समझेंगे। आखिर आपात उपबंध लागू किया गया उस दौरान क्या क्या चीजें क्लॉज होते हैं, उन क्लॉजों को भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है बेटा। इसके अलावा आपका जो अगला टॉपिक होगा, जिसे हम अंतिम टॉपिक कहते हैं, ये संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। अभी तक का टोटल 106 हो चुके हैं। उन 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम पूरी लिस्ट यहाँ पे देखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, पूरी लिस्ट को देखेंगे, ऐसा एक दो नहीं, पूरी जितनी भी लिस्ट है उन सभी लिस्ट को देखेंगे कि किस किस प्रकार से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो हम लोग अपने आज हम लोगों ने जिस जिस टॉपिक पे चर्चा की, इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे और एक एक टॉपिक को विस्तार से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कल हमारा इसी सेगमेंट का दूसरा वीडियो आपको मिलेगा। आज ये आपको पहला वीडियो मिला, डेली एक वीडियो आपको एक सब्जेक्ट से मिलता रहेगा। हो सकता है किसी किसी दिन 2 या 3 वीडियो भी मिले, लेकिन वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट से रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को अगर जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका जुड़ना ही हमारे लिए हमारा मोटिवेशन होता है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।